ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। एलेक्जेंडर के समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने डैड की इस बात का क्या जवाब दे। एलेक्जेंडर अच्छी तरह से जानता था कि बूढ़े बाबा ने छत पर अनिका की एक बड़ी सी तस्वीर बना रखी थी। जो तस्वीर हूबहू अनिका की शक्ल से मिलती तो थी, मगर वो तस्वीर दरअसल बूढ़े बाबा ने मकान मालिक स्वाति मल्होत्रा की याद में बनवाई थी। एलेक्जेंडर ये भी जानता था कि अगर रोहित ने वो तस्वीर देख ली तो रोहित जरूर इस बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करेगा कि आखिर वो तस्वीर छत पर बनाई किसने थी और बनाने वाला कौन था। और अगर ऐसा हुआ तो बूढ़े बाबा को किया हुआ वादा टूट जाएगा। एलेक्जेंडर को डर था कि अगर बूढ़े बाबा को किया हुआ वादा टूट जाएगा तो बूढ़े बाबा अनिका की याददाश्त वापस लाने में बच्चों की मदद नहीं करेंगे। रोहित को वहाँ रिया की तबीयत की भी काफी फिक्र हो रही थी। रोहित ये समझ नहीं पा रहा था कि अगर रिया को इतनी जोर की नींद आ रही थी और वो गहरी नींद में सो चुकी थी तो वो रिएक्ट क्यों नहीं कर पा रही थी। रोहित बार बार रिया के गालों पर हाथ फैलाते हुए रिया को जगाने की कोशिश करता रहा, मगर रिया की आंखें खुलने का नाम नहीं ले रही थी। रोहित बार बार कमरे में यहाँ वहाँ देखकर ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर कमरे में कहीं कोई मौजूद तो नहीं था। रोहित को कमरे में एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। जब रोहित ने देखा कि एलेक्जेंडर काफी घबराया हुआ था और मन ही मन कुछ सोच रहा था तो रोहित ने एलेक्जेंडर से पूछा, क्या हुआ, तुमने छत पर जाकर देखा था? रोहित ने फिर से छत पर जाने की बात कही थी, जो सुनकर एलेक्जेंडर के होश उड़ गए। वहाँ रोहित के पीछे खड़ा आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके भाई बहन के साथ क्या हुआ था और एलेक्जेंडर इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा था। आर्यन भी इस बात को लेकर काफी हैरान था कि आखिर रिया इतनी गहरी नींद में कैसे सो गई थी कि बार बार जगाने पर भी वो जागने का नाम नहीं ले रही थी। रोहित के ठीक पीछे खड़े आर्यन ने आंखों के इशारे से एलेक्जेंडर से पूछा कि रिया को क्या हुआ था। वहीं एलेक्जेंडर ने भी आंखों के इशारे से आर्यन तक ये बात पहुंचा दी थी कि रिया बिल्कुल सेफ थी, उसे कुछ नहीं हुआ था। जब रोहित ने देखा कि एलेक्जेंडर कोई जवाब नहीं दे रहा था तो रोहित ने अपने आदमियों से कहा, जाओ छत पर जाकर देखो, वहाँ पर कोई छुपा बैठा है क्या। रोहित का हुक्म मिलते ही 3-4 सिक्योरिटी गार्ड मलबे के बीच से रास्ता बनाते हुए छत की ओर दौड़ने लगे। तो रोहित ने भी रिया को अपनी बाहों में उठा लिया और बड़े ही ध्यान से रिया को पास वाली एक पुरानी सी लकड़ी की चेयर पर बिठा दिया। रिया का सर बड़े ही ध्यान से चेयर की ब्लैकिस पर रखने के बाद रोहित ने अपने साथ आए सिक्योरिटी गार्ड से कहा, आप लोग यही बच्चों के साथ रुको, मैं ऊपर जाकर आता हूँ। रोहित की ये बात सुनते ही एलेक्जेंडर के चेहरे पर घबराहट और भी ज्यादा बढ़ गई। आर्यन बड़े ही ध्यान से एलेक्जेंडर के हर रिएक्शन को नोटिस कर रहा था। आर्यन अब तक जान चुका था कि छत पर जरूर कोई ऐसी बात थी जो एलेक्जेंडर नहीं चाहता था रोहित को पता चले। रिया को अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के हवाले करने के बाद रोहित ने आर्यन और एलेक्जेंडर की ओर देखकर कहा, तुम दोनों यही रुको, मैं अभी आता हूँ। ये कहते हुए रोहित कमरे से बाहर निकल गया। रोहित के कमरे से बाहर जाते ही आर्यन और एलेक्जेंडर दोनों एक दूसरे को देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों भाई इशारों में एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। एलेक्जेंडर काफी घबराया हुआ था। वहीं आर्यन की आंखों में कई सारे सवाल थे। आर्यन अब तक इतना तो जान चुका था कि एलेक्जेंडर और रिया जरूर गुलेरिया हाउस के अंदर किसी से मिले थे, जिसके बारे में वो रोहित से इस वक्त छुपा रहे थे। मगर आर्यन की समझ में नहीं आ रहा था कि एलेक्जेंडर ऐसा क्यों कर रहा था। अगर सचमुच कोई ऐसा इंसान था जो पुरानी गुलेरिया हाउस के अंदर छुप कर रहता था तो एलेक्जेंडर सब कुछ रोहित को सच सच बता क्यों नहीं पा रहा था। एलेक्जेंडर को ऐसे इंसान को डिफेंड करने की क्या जरूरत थी। ये बात आर्यन की समझ के बाहर थी। आर्यन ये भी जानना चाहता था कि आखिर रिया के साथ हुआ क्या था। रोहित के जाने के बाद आर्यन के सब्र का बांध टूट गया और आर्यन ने एलेक्जेंडर के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ है रिया को? रिया जाग क्यों नहीं रही है? आर्यन ने यह सवाल रोहित के सिक्योरिटी गार्ड के सामने पूछा था, इसलिए एलेक्जेंडर अपनी आंखें बड़ी करते हुए आर्यन से कहने लगा, अरे तुम तो अच्छी तरह से जानते हो ना कि रिया को कितनी नींद आती है और एक बार अगर उसने ठान ली कि उसे सोना है
तो वो ना तो जगह देखती है और ना ही कंफर्ट। आज भी ठीक वही हुआ। हम दोनों बंगले के अंदर जैसे आए वैसे ही हम इस कमरे में आए। कुछ देर तक रिया और मैं यहाँ किसी के होने की बात का ध्यान देते हुए किसी अनजान शख्स को ढूंढने लगे, मगर फिर अचानक ही रिया उबासियाँ लेने लगी। मैंने उसे कहा कि चलो होटल वापस चलते हैं, मगर वो मेरी बात नहीं मान रही थी। उसने कहा कि उसे कुछ देर के लिए यहीं सोना है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस वो सो गई है, वो सुबह जाग जाएगी। एलेक्जेंडर गोल गोल बातें कर रहा था, मगर एलेक्जेंडर की बातें और एलेक्जेंडर के इशारे आर्यन की समझ के बाहर था। आर्यन इतना तो समझ गया था कि एलेक्जेंडर सिक्योरिटी गार्ड के सामने सब कुछ सच सच नहीं बताना चाहता था, मगर आर्यन अपनी बहन को लेकर काफी ज्यादा चिंता में था। मगर वो अच्छी तरह से जानता था कि ये सब जानने के लिए अभी कुछ देर और इंतजार करना पड़ेगा। आर्यन बड़ी ही ध्यान से अपनी बहन को देख रहा था। रिया को देखकर कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि रिया कमजोर पड़ चुकी थी या उसकी तबीयत खराब थी, बल्कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई राजकुमारी गहरी नींद में सोई थी, बड़ी ही आराम से। तभी अचानक रोहित कमरे में दाखिल हुआ। रोहित को देखते ही एलेक्जेंडर अपनी जगह से खड़ा हो गया। एलेक्जेंडर को अभी इस बात का डर लग रहा था कि अगर रोहित ने ऊपर अनिका की तस्वीर देख ली थी तो जरूर बात की खाल खींचेगा और किसी भी तरह से बूढ़े बाबा तक पहुंचकर उन्हें सख्त से सख्त सजा देगा। मगर अब तक एलेक्जेंडर ये भी जान चुका था कि बूढ़े बाबा को अगर उसने पकड़वा दिया तो हो सकता था कि बूढ़े बाबा अनिका की यादाश्त वापस लौटाने में उन्हें मदद न करें, और बूढ़े बाबा के कहने के मुताबिक सुबह जागने के बाद रिया की एक दिन की यादाश्त चली जाएगी। एलेक्जेंडर जानता था कि अगर बूढ़े बाबा की ये बात सही निकली तो अनिका की यादाश्त वापस लौटाने में भी जरूर वो उन लोगों की मदद कर सकते थे। बूढ़े बाबा सच कह रहे थे या झूठ कह रहे थे, उनके लिए एलेक्जेंडर को रिया के जागने का इंतजार करना था। और अगर सुबह जागने के बाद रिया के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है जो बूढ़े बाबा ने कहा था, तो फिर बेशक एलेक्जेंडर सुबह रोहित को सब कुछ सच सच बता सकता था। मगर किसी भी हालत में एलेक्जेंडर को रिया के जागने का इंतजार करना था। रोहित चेहरे से काफी परेशान नजर आ रहा था। रोहित ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए एलेक्जेंडर और आर्यन की ओर देखकर कहा, कुछ तो बहुत अजीब है इस हवेली में। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग इतनी रात गए यहाँ पर क्यों आए हो। पता नहीं चल रहा है मैं तुम्हें क्या कहूँ और क्या करूँ तुम्हारे साथ। तुम दोनों भाइयों को इतनी भी अकल नहीं कि इस वक्त तुम्हारी माँ की ऐसी हालत है और तुम्हारे सनी चाचू इस वक्त हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम लोग इस तरह की शरारतें करने से बाज नहीं आ रहे हो। अगर रिया ने जिद की थी तो तुम दोनों को उसका भाई होने के नाते उसे समझाना चाहिए था। रिया तो बच्ची है, मगर तुम दोनों तो समझदार हो ना। बातों ही बातों में रोहित ने अपने दोनों बेटे के सामने ये बात साफ जाहिर कर दी थी कि वो किससे ज्यादा प्यार करता था। हालांकि रिया एलेक्जेंडर और आर्यन की उम्र की ही थी, मगर रोहित के लिए रिया अभी भी बच्ची थी और एलेक्जेंडर और आर्यन दोनों बड़े हो चुके थे। हालांकि दोनों भाइयों के लिए ये बात कोई नई नहीं थी, इसलिए रोहित की ये बात उन्हें ना तो बुरी लगी और ना ही सरप्राइजिंग। मगर एलेक्जेंडर के लिए ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि रोहित ने छत पर बनी तस्वीर के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था। एलेक्जेंडर ने हड़बड़ाती और अटकती हुई आवाज में रोहित से पूछा, डैड, आपने ऊपर छत पर कुछ नहीं देखा? एलेक्जेंडर का ये अजीब सा सवाल सुनकर रोहित हैरानी से एलेक्जेंडर की ओर देखने लगा। रोहित ने एलेक्जेंडर से कहा, नहीं, कुछ नहीं देखा, मगर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? एलेक्जेंडर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित से कहा, नहीं, मेरा मतलब है डैड, आपने अच्छी तरह से छत को देखा है। एलेक्जेंडर की बातें अब भी और ज्यादा कंफ्यूजिंग होने लगी थी। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि एलेक्जेंडर उससे ऐसे ही क्यों बात कर रहा था, और रोहित ने फिर भी एलेक्जेंडर की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैंने कहा ना, ऊपर कुछ नहीं था। एलेक्जेंडर ने फिर से रोहित की बात पर काफी बड़ा आश्चर्य जताते हुए रोहित से पूछा, आपने हर तरफ देखा? मेरा मतलब है ऊपर नीचे। एलेक्जेंडर की बात पूरी नहीं हुई थी, तब रोहित ने उसे बीच में ही काटते हुए कहा, तुम क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? ऑफ कोर्स मैंने अच्छी तरह से देखा है।
मैंने ही नहीं, ये सारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने पूरी तरह से अच्छी छानबीन की है छत पर। कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब चलो यहाँ से, बहुत रात हो गई है। मन तो करता है तुम दोनों को यही छोड़ दूं और रिया को लेकर होटल चला जाऊं। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि तुम दोनों इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो। एलेक्जेंडर और आर्यन दोनों अपने पापा की बातों से नाराज नहीं हो रहे थे, क्योंकि अब तक तो उन्हें आदत पड़ चुकी थी कि रोहित अपने तीनों बच्चों में सिर्फ और सिर्फ रिया से प्यार करता था। मगर एलेक्जेंडर को इस बात की हैरानी हो रही थी कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी तस्वीर छत से गायब कैसे हो गई। रोहित की बातों से साफ था कि उसने छत पर अनिका की कोई तस्वीर नहीं देखी थी, जिसका मतलब था कि बूढ़े बाबा ने इतनी बड़ी तस्वीर इतनी जल्दी छत से मिटा दी थी। कुछ देर बाद रोहित के कुछ और सिक्योरिटी गार्ड्स कमरे के अंदर दाखिल हुए। उनके आते ही रोहित के एक सीनियर सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपने साथियों से पूछा, कोई मिला? उन साथियों ने हाँफते हुए जवाब देते हुए कहा, नहीं, हमने पूरी हवेली छान मारी। यहाँ तक कि हवेली के आसपास हर जगह हमने अच्छी तरह से छानबीन कर ली, मगर कहीं कोई नजर नहीं आया। रोहित ने फिर से रिया को अपने बाहों में उठाते हुए अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, दोस्तों, आई एम रियली वेरी सॉरी। बच्चों की वजह से आज तुम सबको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। एलेक्जेंडर और आर्यन की तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। आर्यन और एलेक्जेंडर को समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित बार बार सिर्फ उन दोनों की गलती क्यों बता रहा था, जबकि रिया भी उसके साथ इस मिशन में शामिल थी। अपने आदमियों को ये कहने के बाद रोहित रिया को अपनी बाहों में लेकर बड़ी ही ध्यान से कमरे से बाहर निकल गया। एलेक्जेंडर और आर्यन वहीं खड़े एक दूसरे का चेहरा देखते रहे। आर्यन के चेहरे पर कंफ्यूजन थी तो एलेक्जेंडर के चेहरे पर घबराहट। धीरे धीरे दोनों भाई भी सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ मलबे के ऊपर पांव रखते हुए हवेली से बाहर निकल गए। जब सारे आदमी चले गए तब अचानक एक अंधेरे कमरे में दो बड़ी बड़ी जगमगाती हुई आंखें दिखाई दी। पुरानी गुलेरिया हाउस की टूटी हुई छत से चांद के दुधिया रोशनी खंडहर बन चुके घर के अंदर पड़ रही थी। अंधेरे कमरे में जगमगाती हुई आंखें धीरे धीरे बाहर की तरफ आती हुई नजर आ रही थी। जब चांद की दुधिया रोशनी अंधेरे से बाहर निकलने वाले इंसान के चेहरे पर पड़ी, तब चांद की दुधिया रोशनी स्वाति मल्होत्रा के चेहरे पर पड़ी। स्वाति मल्होत्रा बड़े ही धीमे कदमों से अंधेरे कमरे से बाहर आई और रोहित और बच्चों को घर से बाहर जाते हुए देखने लगी। जब रोहित और उसके आदमी बच्चों के साथ घर के मेन गेट से बाहर निकल गए, तब स्वाति मल्होत्रा के बगल में खड़े बूढ़े बाबा ने स्वाति मल्होत्रा से कहा, बच्चे सचमुच बहुत तेज हैं। आज तक हमें दुनिया की बड़ी से बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं पकड़ पाई, मगर आज तो बच्चे के हाथों हम रेंज हाथों पकड़े जाते। बूढ़े बाबा की बात सुनकर स्वाति मल्होत्रा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। स्वाति मल्होत्रा मन ही मन शायद ये सोच रही थी कि आखिर तीनों बच्चे स्वाति मल्होत्रा के नवासे और नवासी थी। अपने बच्चों पर प्राउड फील करते हुए स्वाति मल्होत्रा ने बूढ़े बाबा जी की ओर मुड़कर कहा, तुम देख लेना, एक दिन अगर इस दुनिया को कोई बदलेगा तो ये तीनों बच्चे ही होंगे, जो इस दुनिया को ज्यादा बेहतर रहने लायक जगह बनाएंगे। स्वाति मल्होत्रा की बात सुन बूढ़े बाबा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। बूढ़े बाबा भी समझ रहे थे कि नानी माँ अपने नवासे और नवासी के ऊपर काफी गर्व महसूस कर रही थी। बूढ़े बाबा ने स्वाति मल्होत्रा की ओर देखकर कहा, रिया बिटिया तो बिल्कुल आपकी ही जैसी दिखती है। वही नाक, वही आंखें, बिल्कुल आप ही का चेहरा मिला है आपकी बेटी और आपकी नवासी को। स्वाति मल्होत्रा अपने हाथ पर हाथ रखकर छत की ओर जाने लगी। बूढ़े बाबा धीरे धीरे स्वाति मल्होत्रा का पीछा करते हुए छत पर आ पहुँचे। छत से स्वाति मल्होत्रा को दिखाई दे रहा था कि इस तरह रोहित की गाड़ियों का पूरा काफिला अंधेरे रास्ते से होता हुआ होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की तरफ निकल रहा था। रोहित के काफिले को दूर से जाते हुए देख स्वाति मल्होत्रा ने चांद की दुधिया रोशनी की ओर देखा और बूढ़े बाबा से कहा, आज पहली बार मैंने अपने नवासों को और नवासी को इतने करीब से देखा है। इतने सालों से अपने परिवार से दूर रही हूँ, मुझे पता ही नहीं कि परिवार का प्यार क्या होता है। मगर आज इतने सालों बाद जब पहली बार मैंने बच्चों की आवाज सुनी, उन्हें इतने करीब से देखा, तो ऐसा लगता है कि मैंने सचमुच बहुत कुछ खो दिया है। दुनिया को बचाने के चक्कर में मैं अपनी दुनिया जला बैठी। हालांकि स्वाति मल्होत्रा के चेहरे पर अब भी मुस्कान नजर आ रही थी।
मगर बूढ़े बाबा अच्छी तरह से जानते थे कि जिंदगी में शायद ये पहली बार था जब स्वाति मल्होत्रा ने अपने परिवार को मिस करने की बात कही थी। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर बूढ़े बाबा का सर झुक गया। बूढ़े बाबा ने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए अपनी आवाज धीमी करते हुए स्वाति मल्होत्रा से पूछा, मैडम, लेकिन कब तक ये चलता रहेगा? क्या सचमुच अनिका बेटी की याददाश्त वापस कभी नहीं आएगी? क्या सचमुच ऐसी कोई दवाई है जो उनकी याददाश्त वापस ला सकती है? बूढ़े बाबा का सवाल सुनकर स्वाति मल्होत्रा बूढ़े बाबा की ओर देखकर बस मुस्कुराने लगी। बूढ़े बाबा समझ गए थे कि स्वाति मल्होत्रा इस बात का जवाब नहीं देने वाली थी, मगर बूढ़े बाबा ये भी जानते थे कि जो औरत ऐसी दवाई बना सकती है जिसे लेने से इंसान की अपनी याददाश्त हमेशा हमेशा के लिए खो सकता है, तो जरूर स्वाति मल्होत्रा के पास ऐसी भी कोई दवाई होगी जिससे पुरानी दवाई का असर पूरी तरह से मिट जाए। स्वाति मल्होत्रा ने इस बात का जवाब देते हुए बूढ़े बाबा से कहा, मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि मेरी बेटी का सबसे बड़ा दुश्मन है उसकी याददाश्त। अगर उसे पता चल जाता है कि V16 पावर ड्रग उसकी रगों में खून बनकर दौड़ रहा है तो एक न एक दिन ये बात जरूर किसी और तक पहुँचेगी, चाहे वो उसका अपना करीबी ही क्यों न हो। मगर मैंने अपनी आंखों से देखा है कि दुनिया पर कब्जा करने की लालच में अपने ही अपनों के दुश्मन हो जाती हैं। कौन कब रंग बदल देगा ये कहा नहीं जा सकता। स्वाति मल्होत्रा की बात सुनकर बूढ़े बाबा ने कहा, क्या आपको रोहित मारवा पर शक है? बूढ़े बाबा की ये बात सुनकर स्वाति मल्होत्रा कुछ देर तक बूढ़े बाबा को देखती रही। कुछ देर बाद मन ही मन कुछ सोचने के बाद स्वाति मल्होत्रा ने बूढ़े बाबा से कहा, मैंने कहा न तुमसे, दुनिया पर कब्जा करने की लालची ही इंसान को शैतान बना देती है, और शैतान किसी का रिश्तेदार नहीं होता। न वो किसी से प्यार करता है और न ही किसी से नफरत करता है। उसका मकसद सिर्फ एक होता है, दुनिया पर कब्जा। और एक बात हमेशा याद रखना, सतयुग और कलयुग में सिर्फ एक ही बात का फर्क है। सतयुग में सज्जन ज्यादा होते थे और दुर्जन कम थे, और कभी भी कोई दुर्जन सज्जन बन सकता था, और कलयुग में ठीक उसका उल्टा है। कलयुग के दौर में दुर्जन ज्यादा हैं और सज्जन कम, मगर हाँ, कभी भी कोई भी सज्जन दुर्जन बन सकता है। सदियों से चलती आ रही है सच्चाई और बुराई के बीच की जंग में आने वाला वक्त में कौन आगे रहता है, ये देखने वाली बात है। एक के बाद एक रोहित की गाड़ियों का काफिला होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के अंदर दाखिल होने लगा। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में रोहित और रोहित के परिवार की राह देख रहे लोगों के चेहरे पर राहत की नजर आने लगी जब उन्होंने देखा कि रोहित तीनों बच्चों को सही सलामत और सुरक्षित होटल वापस लेकर आया था। होटल का सिक्योरिटी स्टाफ और साथ साथ रोहित का पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ अब काफी ज्यादा रिलैक्स नजर आ रहा था, मानो जैसे वो लोग काफी देर से मन ही मन रोहित के बच्चों की सेफ्टी की प्रार्थना कर रहे थे। जैसे ही कार होटल के मेन एंट्रेंस पर आकर रुकी, रोहित ने रिया को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे होटल के अंदर ले जाने लगा। होटल में देश विदेश से आए स्टाफ में अब तक ये बात फैल चुकी थी कि रोहित मारवा के तीनों बच्चे गायब थे। विदेशी मूल के मेहमान जो अभी भी होटल की लॉबी में और कॉफी शॉप में अपनी मीटिंग्स कर रहे थे, उन्होंने जब देखा कि तीनों बच्चे सही सलामत और सुरक्षित वापस आ गए थे, तो कहीं न कहीं उन्होंने भी राहत की सांस ली। जैसे ही अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों होटल के अंदर दाखिल हुए, कुछ विदेशी टूरिस्ट ने क्लैप करना शुरू किया। देखते ही देखते होटल की लॉबी में खड़े सभी लोग तालियां बजाकर बच्चों का स्वागत करने लगे। ये देखकर आर्यन और अलेक्जेंडर का सर शर्म से ज्यादा झुक गया था। वो जानते थे कि ये तालियां रोहित को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली थी। रोहित रिया को लेकर सीधा प्रेसिडेंशियल स्वीट के लिए अलॉट की हुई स्पेशल एलिवेटर के पास जाकर खड़ा हो गया। रोहित ने एक बार भी मुड़कर आर्यन और अलेक्जेंडर की ओर नहीं देखा था। आर्यन और अलेक्जेंडर रोहित के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड के साथ धीरे धीरे लिफ्ट के पास आकर रोहित के पीछे खड़े हो गए। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, रोहित रिया को लेकर लिफ्ट के अंदर चला गया। रोहित ने एक नजर भी आर्यन और अलेक्जेंडर की ओर नहीं देखा था। वो समझ गए थे कि उनके पापा उनसे बहुत ज्यादा नाराज थे, इसलिए चुपचाप वो अपने पापा के पीछे लिफ्ट के अंदर चले गए। आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जानते थे कि रोहित की चुप्पी इस वक्त तूफान के आने से पहले वाली शांति की तरह थी। दोनों भाई अब तक ये जान चुके थे कि रोहित बस सिक्योरिटी गार्ड के सामने दोनों को कुछ नहीं कहना चाहता था,
मगर अकेले में रोहित उनकी क्या हालत करने वाला था उसका अंदाजा दोनों भाइयों को हो चुका था। जैसे ही लिफ्ट टॉप फ्लोर पर प्रेसिडेंशियल स्वीट के बाहर आकर रुकी, तब रिया को अपने हाथों में पकड़े रोहित ने लिफ्ट से बाहर आते हुए अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, यहाँ सब कुछ ठीक है ना? सिक्योरिटी गार्ड ने भी रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ सर, मैडम अंदर ही है। मुझे नहीं लगता कि मैडम अब तक जागी हैं। रोहित ने एक राहत की सांस लेते हुए अपने सारे सिक्योरिटी गार्ड से कहा, देखो चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चों के गायब होने की बात अनिका को नहीं पता चलनी चाहिए। इट्स एन ऑर्डर। रोहित का ऑर्डर मिलते ही सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपना पांव जोर से जमीन पर पटका और रोहित को सैल्यूट करते हुए कहा, नहीं पता चलेगी सर, चाहे कुछ भी हो जाए, हम मैडम को ये नहीं बताएंगे। सारे सिक्योरिटी गार्ड्स की आवाज सुनकर एलेक्जेंडर और आर्यन का सर और भी ज्यादा शर्म से झुक गया था। अपने हाथों में रिया को पकड़े रोहित ने अपना एक हाथ डिजिटल स्क्रीन पर रखा। जैसे ही रोहित ने अपना एक हाथ डिजिटल स्क्रीन पर रखा, दरवाजा अनलॉक हुआ और रोहित रिया को लेकर अंदर चला गया। एलेक्जेंडर और आर्यन दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उनका डर और भी ज्यादा बढ़ने लगा था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अकेले में अपने डैड को कैसे फेस करेंगे, मगर वो जानते थे कि अंदर जाने के अलावा उनके पास अब कोई चारा नहीं था। धीरे धीरे आर्यन और एलेक्जेंडर रोहित के पीछे प्रेसिडेंशियल स्वीट में चले गए और उन्होंने मेन डोर बंद कर दिया। जब गार्ड्स ने देखा कि प्रेसिडेंशियल स्वीट का दरवाजा बंद हो गया था, तो फिर से सारे गार्ड्स ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। इस बार वो पहले से भी ज्यादा अलर्ट नजर आ रहे थे। मगर तभी प्रेसिडेंशियल स्वीट का दरवाजा फिर से एक बार खुला। जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज आई, सारे गार्ड्स अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए और अटेंशन मोड में आ गए। तभी एलेक्जेंडर और आर्यन का हाथ पकड़कर रोहित बाहर आया और अपने चीफ सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने पास बुलाकर कहने लगा, आज के बाद अगर ये दोनों तुमसे कुछ भी कहें तो तुम इन्हें बाहर जाने की परमिशन नहीं दोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, ये दोनों मेरी इजाजत के बिना प्रेसिडेंशियल स्वीट के दरवाजे से बाहर कदम नहीं रखेंगे। इट दैट अंडरस्टूड। रोहित की बात सुनते ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने गुस्से से आर्यन और एलेक्जेंडर की ओर देखा। जैसे मन ही मन वो कह रहा था कि बच्चों ने उन्हें अच्छा बेवकूफ बनाया था। ट्रेजर हंट के गेम के बारे में बात करके तीनों बच्चों ने एक एस्केप प्लान बनाया था, और आज अगर रोहित ने सूझबूझ नहीं दिखाई होती और ये बात गेस नहीं की होती कि बच्चे कहाँ गए थे, तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। सबकी नौकरियों के साथ साथ सबके परिवार के फ्यूचर जुड़े थे, जो इन बच्चों की एक छोटी सी शरारत की वजह से अंधेरे में पड़ सकते थे। दोनों भाई अच्छी तरह से जानते थे कि उन्होंने रिया के साथ खतरनाक मिशन पर जाने की बात सिर्फ इसलिए मानी थी क्योंकि वह अपनी बहन की मानसिक स्थिति बिगड़ते हुए नहीं देखना चाहते थे, और कहीं न कहीं एलेक्जेंडर को इस बात की भी राहत थी कि आर्यन और एलेक्जेंडर जो सोच रहे थे वह गलत था और उनकी बहन सही थी। रिया की मानसिक हालत बिगड़ी नहीं थी, बल्कि रिया जो कुछ भी कह रही थी वह सब सच था, जिसका खुलासा पुराने गुलेरिया हाउस पर जाने के बाद ही हुआ था। मगर दोनों भाई एक बहुत बड़े जाल में फंस गए थे। अपनी बहन की बात मानने पर उन्हें कोई अफसोस नहीं था, मगर अब रोहित ने तीनों बच्चों को रंगे हाथ पकड़ लिया था और एलेक्जेंडर और आर्यन अच्छी तरह से जानते थे कि रोहित अपनी बेटी से कितना प्यार करता था। रोहित के गुस्से का सैलाब पूरी तरह से एलेक्जेंडर और आर्यन पर निकलने वाला था। अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन देने के बाद रोहित ने फिर से एलेक्जेंडर और आर्यन को पकड़ा और प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर चला गया। इस बार जब प्रेसिडेंशियल स्वीट का दरवाजा बंद हुआ, तब बाहर खड़े गार्ड्स भी समझ गए थे कि अंदर एलेक्जेंडर और आर्यन की हालत क्या होने वाली थी। रिया को आराम से बेड पर सुलाने के बाद रोहित अपनी कमर पर हाथ रखकर कुछ देर के लिए अपनी बेटी रिया को देखने लगा। तेज कदमों से एलेक्जेंडर और आर्यन जैसे ही प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि प्रेसिडेंशियल स्वीट के हर तरफ अंधेरा था। इसका मतलब साफ था कि अनिका जागी नहीं थी। एलेक्जेंडर और आर्यन खामोश खड़े थे। वहीं इधर दूसरी तरफ अपनी प्यारी सी गुड़िया को नींद में इस तरह सोया हुआ देखकर रोहित ने कहीं न कहीं राहत की सांस ली। उसके दिल की धड़कन अब थोड़ी थोड़ी नॉर्मल हो गई थी। रोहित के चेहरे पर अब सुकून दिखाई पड़ रहा था। रिया को रोहित बड़े ही ध्यान से देख रहा था। रोहित रिया के कुछ ज्यादा ही करीब आ गई थी, ये बात हर कोई जानता था।
रोहित को ये भी याद था कि जब वो और अनिका मिले नहीं थे उस वक्त कैसे आर्यन रोहित के पास रहता था, पर हर दम आर्यन डरा सहमा सा रहता था। वो रोहित के साथ भी इस तरह कंफर्टेबल नहीं था जिस तरह इस वक्त रिया रोहित के साथ हो गई थी। रिया अपने पापा की प्रिंसेस बन चुकी थी। बहुत ही कम वक्त में रोहित और रिया एक दूसरे से घुल मिल गए थे। सब लोग जानते थे कि रोहित रिया को अपने सराखों पर बिठा कर रखता था। रोहित इस वक्त बैठकर रिया को देख रहा था और कहीं न कहीं उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। रिया फिर से अपने घर पर बिल्कुल उसी प्रिंसेस की तरह वापस लौट गई थी जिस तरह की प्रिंसेस उसके पापा ने उसे बनाकर रखा था। बेडरूम में बाहर निकलने के बाद रोहित सीधे अपने बेडरूम के पास गया और बड़े ही आराम से बेडरूम का लॉक खोला। जब थोड़ा सा दरवाजा खोलकर रोहित ने अंदर झांक कर देखा तो अनिका बड़ी ही आराम से सो रही थी। अनिका को गहरी नींद में देखकर रोहित मुस्कुरा उठा। वो बस अब चाहता था कि रोहित को उसकी अनिका मिल जाए। अनिका को प्यार और सुकून से सोता देख रोहित उसके पास गया। इसके बाद रोहित ने अपने चेहरे पर अपना हाथ रखा, जैसे वो मन ही मन ऊपर वाले को शुक्रिया अदा कर रहा था कि कुछ देर पहले जिस रोहित को अपने परिवार की पूरी तरह से बिखर जाने का डर था, वो परिवार फिर से एक साथ एक छत के नीचे बिल्कुल सुरक्षित मौजूद था। एलेक्जेंडर और आर्यन के समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने पापा के साथ क्या बात करें। वो हैरान होकर एक दूसरे को देख रहे थे। वहीं आर्यन के दिल में काफी देर से ये बात भी चल रही थी कि आखिर पुराने गुलेरिया हाउस में जाने के बाद रिया और एलेक्जेंडर के साथ क्या हुआ था। रोहित ने जब पीछे मुड़कर अपने दोनों बेटों की ओर देखा तो अचानक ही रोहित की नजरें देखते ही एलेक्जेंडर और आर्यन के पांव अपने आप पीछे चले गए। ये देख रोहित को थोड़ा अजीब लगा। एलेक्जेंडर और आर्यन कहीं न कहीं डर गए थे। ये बात रोहित ने भांप ली थी। रोहित को अपने दोनों बच्चों की चिंता हो रही थी। भले ही रोहित रिया के साथ ज्यादा क्लोज था, मगर कहीं न कहीं रोहित अपने बेटों को भी उतना ही मानता था। रोहित को थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि उसे दोनों बेटों से बात करनी चाहिए। आर्यन, एलेक्जेंडर, यहाँ आओ तुम दोनों, मुझे कुछ बात करनी है। इतना कहने के बाद रोहित शांति से खड़ा हो गया। रोहित ने देखा कि दोनों बच्चे अभी भी घबराए हुए थे। ये देख रोहित टेरेस बालकनी की ओर चला गया। टेरेस बालकनी की ओर जाकर रोहित ने इशारा करके एलेक्जेंडर और आर्यन दोनों को अपने पास बुलाया। एलेक्जेंडर और आर्यन दोनों के हाथ बुरी तरह से कांपने लगे थे। वो लोग सोच रहे थे कि रोहित उनके साथ क्या क्या करने वाला है। तभी एलेक्जेंडर ने इशारे से आर्यन को देखा और उससे इशारों में पूछा कि आखिर अब क्या होगा, आखिर क्या बात करेगा रोहित। आर्यन खुद पहले से ही डरा हुआ था। उसे यही लग रहा था कि आज उसे और एलेक्जेंडर को बहुत ज्यादा डांट पड़ने वाली थी। तभी एलेक्जेंडर ने इशारे से आर्यन को टेरेस गार्डन की ओर जाने को कहा। इसके बाद वो धीरे धीरे अपने पापा के पास टेरेस गार्डन में गए। रोहित ने तभी रेलिंग पर हाथ रखते हुए बड़ी ही धीमी आवाज में एलेक्जेंडर और आर्यन से कहा, अब बताओ मुझे क्यों गए थे तुम लोग वहां पर, आखिर क्या चल रहा है तुम्हारे मन में। रोहित के इस सवाल को सुनकर दोनों भाई डर गए। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दोनों के हाथ पांव कांप रहे थे। दोनों को खामोश देखकर रोहित ने फिर से कहा, बताओ मैंने कुछ पूछा है तुमसे। तभी एलेक्जेंडर ने अपने कदम आगे बढ़ाते हुए रोहित से कहा, मैंने कहा ना आपसे डैड, हम लोग वहाँ रिया की जिद पूरी करने गए थे। इससे पहले कि एलेक्जेंडर अपनी बात आगे बढ़ा पाता, रोहित की आंखों में गुस्सा दिखाई देने लगा। रोहित ने पीछे मुड़कर अपनी आवाज ऊंची करते हुए एलेक्जेंडर से कहा, बंद करो बार बार रिया का नाम लेना और बताओ मुझे तुम लोग वहाँ पर क्यों गए थे और तुम्हें वहाँ क्या पता चला है। ये सुनते ही आर्यन और एलेक्जेंडर डरकर 2 कदम पीछे हट गए। रोहित की बात सुनकर एलेक्जेंडर हैरान रह गया था। एलेक्जेंडर बार बार आर्यन की ओर देख रहा था। वो आर्यन से आंखों ही आंखों में पूछ रहा था कि वो अब क्या कहे, क्योंकि रोहित को एलेक्जेंडर की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। अब एलेक्जेंडर की समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित इस पूरे मामले में रिया को बाहर क्यों रख रहा था और सिर्फ हर इल्जाम एलेक्जेंडर और आर्यन पर क्यों डाल रहा था। ये बात एलेक्जेंडर को कहीं न कहीं बुरी लग रही थी, पर वो अपने मन की बात रोहित से नहीं कह सकता था। वहीं एलेक्जेंडर को इस बात से भी हैरानी हो रही थी कि रोहित को कैसे पता चला कि एलेक्जेंडर वहाँ किसी से मिला था। तभी एलेक्जेंडर ने मन में कुछ सोचा।
एलेक्जेंडर बात बनाते हुए अटकती और हड़बड़ाती हुई आवाज में रोहित से कहने लगा, कोई नहीं था डैड, मैंने आपसे कहा ना कि। एलेक्जेंडर आगे कहता, इतने में एलेक्जेंडर की बात बीच में काटते हुए रोहित ने कहा, बहाना मत बनाओ एलेक्जेंडर, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि। इससे पहले कि रोहित अपनी बात कह पाता, रोहित को एहसास हुआ कि वो कितनी जोर से बातें कर रहा था। रोहित को डर था कि कहीं उसकी आवाज सुनकर रिया और अनिका जाग न जाएं। इसलिए फिर से अपनी आवाज कंट्रोल करते हुए एलेक्जेंडर और आर्यन की ओर देखकर रोहित ने कहा, क्या तुम लोग जानते भी हो कि तुम लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे? अब तुम दोनों छोटे नहीं रहे। तुम्हें पता है कि हमारा खानदान कितना बड़ा खानदान है और हमारे खानदान के कई सारे दुश्मन हैं। अगर आज तुम तीनों किसी दुश्मन के हाथ लग गए होते तो तुम्हें पता है क्या होता। हालांकि आर्यन और एलेक्जेंडर अच्छी तरह से जानते थे कि वो पूरी तैयारी के साथ बाहर निकले थे। ना तो कोई उन्हें पहचान पाता और ना ही उन्हें किसी बात का कोई खतरा था, मगर ये बात वो रोहित को नहीं समझा पाते। ये बात वो अच्छी तरह से जानते थे कि इस वक्त रोहित की डांट खा लेना और रोहित की हाँ में हाँ मिलाना ही उन दोनों को सही लगा। रोहित ने अपना दांत कचकचाते हुए एलेक्जेंडर और आर्यन की ओर देखकर कहा, मेरी मजबूरी है कि मैं ये बात अनिका से भी नहीं कह सकता। तुम्हारी माँ की हालत अभी बहुत नाजुक है। अगर ये सारी बातें उसे पता चलेगी तो पता नहीं वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम लोग शरारत करने में इतने आगे निकल जाओगे कि अपनी बहन की जान की परवाह भी नहीं करोगे। एलेक्जेंडर और आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि रोहित कहाँ की बात कहाँ ले जा रहा था। दोनों भाई अपनी बहन से बेहद प्यार करते थे और बहन की सेफ्टी के लिए वो कुछ भी कर सकते थे, मगर इस वक्त अपनी बेटी से बहुत प्यार करने वाले बाप की नजरों में दोनों भाई एक बहुत बड़े विलेन थे। इसलिए एलेक्जेंडर और आर्यन ने चुप रहना ही बेहतर समझा। रोहित ने फिर से अपनी आवाज धीमी करते हुए आर्यन और एलेक्जेंडर की ओर इशारा करते हुए कहा, जाओ अंदर जाकर सो जाओ और याद रहे सुबह तुम्हारी मम्मा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा समझना कि आज की रात तुम्हारी जिंदगी में कभी आई ही नहीं थी। सब कुछ भूल जाना तुम दोनों। अब जाओ यहाँ से और आइंदा मुझे अगर पता चला कि मेरे बिना इजाजत के तुम लोगों ने इस कमरे से बाहर कदम रखा है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोहित की डांट सुनने के बाद एलेक्जेंडर और आर्यन जल्दी से अपने बेडरूम के अंदर चले गए और बेडरूम का दरवाजा बंद कर लिया। अब बेडरूम का दरवाजा बंद होते ही दोनों भाइयों ने राहत की सांस ली। दोनों भाइयों ने सोचा नहीं था कि वो दोनों इतनी आसानी से रोहित की सजा से छूट जाएंगे, मगर वो अच्छी तरह से जानते थे कि रोहित मजबूर था, क्योंकि उसे ये बात अनिका से छुपानी थी। वहाँ रोहित अपने बेडरूम में दाखिल होने के बाद कुछ देर तक बिस्तर के पास खड़ा अनिका को देखता रहा, जैसे वो मन ही मन अनिका से माफी मांग रहा हो कि वो अपने बच्चों को सिक्योरिटी देने में नाकामयाब रहा था। साथ ही साथ रोहित के चेहरे पर इस बात की भी राहत थी कि उसका परिवार फिर से एक हो चुका था। रोहित की जिंदगी में एक के बाद एक ऐसे मोड़ आए थे जब हर पल उसे इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं उसका परिवार फिर से बिखर न जाए। रोहित ने कुछ सालों पहले सोचा भी नहीं था कि रोहित का इस तरह का परिवार भी बन सकता है। हमेशा ही अकेला रहने वाला रोहित जब से अनिका से मिला था तब से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। हमेशा ही बिजनेस के कामों में व्यस्त रहने वाला रोहित परिवार और परिवार के प्रति इंसान की फीलिंग्स कभी समझ नहीं पाया था, मगर जब से अनिका रोहित की लाइफ में आई थी, रोहित को हर रिश्ते की कीमत समझ में आने लगी थी। खास करके तब जब बात अनिका और रोहित के तीनों बच्चों से जुड़ी हो। रोहित ने बड़े ही ध्यान से और संभल कर बेडरूम में अपने कदम आगे बढ़ाए और चुपचाप अनिका के बगल में जाकर सो गया। वहाँ बच्चों के बेडरूम में दोनों भाई बड़े ही ध्यान से अपनी बहन रिया को देख रहे थे। रिया गहरी नींद में सोई हुई थी। वहीं एलेक्जेंडर अच्छी तरह से जानता था कि आर्यन के मन में इस वक्त कई तरह के सवाल उठ रहे थे। आर्यन को अपने हर सवाल का जवाब चाहिए था, इसलिए अपने भाई को रिया से कुछ दूर ले जाकर एलेक्जेंडर ने एक स्टडी टेबल का लैंप ऑन कर दिया। स्टडी टेबल के बगल में दोनों भाई एक एक चेयर पर बैठ गए। आर्यन भी अच्छी तरह से जानता था कि एलेक्जेंडर को आर्यन का हर सवाल पता था, इसलिए सवाल पूछने की उसे कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। आर्यन के मन में सारे सवाल पढ़ते हुए एलेक्जेंडर ने अपने हाथ हवा में लहराते हुए कहा, देखो मैं तुम्हें सब कुछ
बताता हूँ कि अंदर क्या क्या हुआ। वो सब कुछ मैं तुम्हें बताता हूँ, मगर ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। मम्मा पापा को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। इसके बाद एक एक करके अलेक्जेंडर आर्यन को वो सारी बातें बताने लगा जो अलेक्जेंडर और रिया ने उस पुरानी हवेली के अंदर जाकर देखा था। बूढ़े बाबा के बारे में आर्यन ने सुना तो वो चौंक गया। छत पर बनी अनिका की तस्वीर, बूढ़े बाबा का बर्ताव, वो कैसे दिखते थे, वो क्या क्या बातें करते थे, उनकी जिंदगी कैसी थी, सारी बातें सुनी तो आर्यन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके भाई बहन इतनी बहादुरी से अंदर एक अनजान आदमी के सामने डटे रहे थे। फिर आखिरकार अलेक्जेंडर ने आर्यन को उस टेबलेट के बारे में बताया जो रिया को दी गई थी। अलेक्जेंडर ने आर्यन को ये भी बताया कि किस तरह हवेली में मिले उस बूढ़े आदमी ने ये वादा किया था कि वो अनिका की यादाश्त वापस लाने में उनकी मदद करेगा। अलेक्जेंडर की ये सारी बातें सुनकर आर्यन काफी हैरान रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता था कि वो आदमी लोगों की नजरों से दूर रहकर इस तरह के आविष्कार करता था और दुनिया के सामने नहीं आना चाहता था। ये बातें आर्यन को कुछ हजम नहीं हो रही थी, मगर आर्यन अच्छी तरह से जानता था कि अलेक्जेंडर को आर्यन को झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। जब अलेक्जेंडर ने ये कहा कि वो बूढ़ा आदमी अनिका की यादाश्त वापस लाने में बच्चों की मदद कर सकता था, तो आर्यन की आंखों में भी एक उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। अब दोनों भाइयों को बस इसी बात का इंतजार था कि कब सुबह हो और कब रिया अपनी आंखें खोले। अनिका की यादाश्त वापस आने का सबसे पहला पड़ाव था रिया के एक दिन की यादाश्त का जाना, मगर इसके लिए अभी दोनों भाइयों को और इंतजार करना था। मनाली में तो सूरज की पहली किरण उगते ही पक्षियों की चहल पहल शुरू हो गई थी। ठंड का मौसम था, आसपास की वादियां बर्फ से ढकी हुई थी, जिसकी वजह से सुबह सुबह मनाली का नजारा देखते ही बनता था। आसमान में सूरज की हल्की हल्की सी रोशनी थी, थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी। उन हवा के झोंकों से पेड़ों की पत्तियां बड़ी ही खूबसूरत से लहरा रही थी। सूरज की रोशनी ने मनाली में गुजरी भयानक रात के हर लम्हे को पूरी तरह से उजागर कर दिया था। हर तरफ रोशनी फैली थी, जिसकी वजह से रात के अंधेरे में डरे सहमे लोग काफी राहत महसूस कर रहे थे। तभी मनाली शहर के बीचों बीच बने एक छोटे से मकान में अपने बिस्तर पर जैसे ही इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपनी आंखें खोली तो अपने सामने अपनी पत्नी का चेहरा देखकर चौंक गए। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने झटके से अपने बिस्तर से उठे और अपना सिर खुजलाते हुए यहाँ वहाँ देखने लगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक वो उस वीरान बंगले से अपने घर के बिस्तर पर कैसे पहुँचे थे। इस वक्त इंस्पेक्टर गिरीवाल पूरी तरह से कंफ्यूज नजर आ रहे थे। उनके मन में यही सवाल घूम रहा था कि आखिर उनके साथ पिछले रात को क्या हुआ था। इंस्पेक्टर गिरीवाल काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहे थे। वहीं उनकी बीवी उन्हें गुस्से से घूर घूर कर देख रही थी। उनकी बीवी के हाथों में नींबू पानी का ग्लास था और दूसरे हाथ में बेलन था। इस वक्त इंस्पेक्टर गिरीवाल को अपनी आंखों के सामने अपनी मौत नजर आ रही थी। इंस्पेक्टर गिरीवाल को अपनी पत्नी के रूप में यमराज नजर आ रहे थे। इंस्पेक्टर गिरीवाल का सर कुछ ज्यादा ही भारी भारी लग रहा था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हुआ था। वो यही सोच रहे थे कि पिछली रात जब वो कमरे की चौखट तक पहुँचे और ये देखने के लिए आगे बढ़े कि कमरे के अंदर कौन मौजूद था, अचानक उनके सिर पर जोर से वार हुआ और वो बेहोश हो गए। मगर आँख खुलते ही जब उन्होंने अपने आप को अपने बिस्तर पर अपनी बीवी के सामने देखा तो इंस्पेक्टर गिरीवाल हैरान रह गए। इससे पहले कि वो अपनी बीवी से पूछते कि वो घर कैसे आए, उनकी बीवी ने उन्हें बेलन दिखाते हुए कहा, कल फिर पी कर आए थे तुम्हारे पीने की कोई लिमिट ही नहीं रही है। कभी कभी तो मेरा दिल करता है मैं खुद जाकर तुम्हारे कमिश्नर से तुम्हारी शिकायत कर दूं कि ऑन ड्यूटी तुम कितना पीते हो। इंस्पेक्टर गिरीवाल की समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी बीवी उनसे इस तरह से क्यों बात कर रही थी। इससे पहले कि इंस्पेक्टर गिरीवाल अपनी बीवी को कुछ कहने जाते, उनकी बीवी ने इंस्पेक्टर गिरीवाल की उंगलियों पर धीरे से बेलन मारती हुई कहा, खबरदार, आज के बाद अगर तुमने शराब को हाथ भी लगाया तो मैं तो तुमसे एकदम तंग आ गई हूँ। तुम्हें पता भी नहीं है मुझे तुम्हारी इस आदत से तुम्हारे हौलदारों के सामने कितनी जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ती है। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर गिरीवाल ने आगे कहा, और एक बात और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि जब तुम नशे की हालत में धूत होकर किसी के कंधे पर सवार होकर आते हो।
उस वक्त तुम्हारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। अपनी बीवी की ये बात सुनते ही इंस्पेक्टर गिरीवाल को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता था। पिछली रात उन्होंने शराब की एक बूंद भी नहीं पी थी, फिर भी उनकी बीवी इस तरह से बातें क्यों कर रही थी। मगर इससे पहले कि इंस्पेक्टर गिरीवाल अपनी बीवी को सच्चाई बताने जाएं, उनकी बीवी ने फिर से हवा में बेलन लहराते हुए इंस्पेक्टर गिरीवाल से कहा, ये नहीं कि ड्यूटी खत्म हो जाए तो जल्दी घर पर आ जाओ और घर के किसी काम में हाथ बटा दो, मगर नहीं, ड्यूटी खत्म होने के बावजूद अपनी उस लेडी पुलिस इंस्पेक्टर के साथ पता नहीं रात रात भर कहाँ घूमते रहते हो और न जाने क्या क्या करते रहते हो। अरे क्या रखा है उस औरत में जो दिन रात उसके साथ घूमते रहते हो? और अगर इतना ही प्यार करते हो उसे तो मुझे और बच्चों को छोड़ क्यों नहीं देते? उसके साथ घर क्यों नहीं बसा लेते? इंस्पेक्टर की समझ में नहीं आ रहा था कि आज सुबह सुबह उनके साथ क्या हो रहा था। एक तरफ उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो अचानक ही उस गुमनाम बंगले से अपने घर पर कैसे पहुंचे थे, और दूसरी तरफ उनकी बीबी उन्हें इस तरह से धमकाए जा रही थी जैसे उन्होंने सचमुच बाहर किसी के साथ अफेयर कर लिया था और रंगे हाथों पकड़े गए थे। इंस्पेक्टर गिरीवाल को अपना सर भारी लग रहा था। सर खुजलाते हुए वो बस मन ही मन ये सोचने लगे कि क्या ऐसी कोई बात थी जो वो भूल गए थे। दिमाग पर जोर लगाने की वजह से इंस्पेक्टर गिरीवाल की पत्नी को ऐसा लग रहा था जैसे नशे के हैंगओवर की वजह से इंस्पेक्टर गिरीवाल के साथ ये सब कुछ हो रहा था। इसलिए अपने हाथों में पकड़ा हुआ गिलास इंस्पेक्टर गिरीवाल की ओर आगे बढ़ाते हुए उनकी पत्नी ने कहा, अब ये लो, पी लो। पानी नींबू पियोगे तो नशा थोड़ा सा कम हो जाएगा। पता नहीं मेरी माँ ने भी क्या देखकर मेरी शादी तुमसे करवा दी। कहा लड़का पुलिस डिपार्टमेंट में है, गुंडे बदमाशों चोर उचक्कों और शराबियों से तुम्हारी हिफाजत करेगा। मगर मेरी माँ को क्या मालूम था कि जिसे वो रक्षक समझती थी वो खुद ही भक्षक निकलेगा। अरे अब मुझे कोई बताएगा कि शराबी से बचने के लिए मैं कहाँ रिपोर्ट लिखवानी चाहूँ। नींबू पानी पीने के बाद इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपनी पत्नी से कहा, अरे चुप हो जाओ, मैंने शराब को हाथ भी नहीं लगाया। तुम ये क्या बकवास किए जा रही हो? अरे तुम जानती नहीं कल रात को। इससे पहले कि इंस्पेक्टर अपनी बात आगे बढ़ा पाते तभी उनकी पत्नी ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कल रात को तुम कहाँ थे और क्या कर रहे थे। पूरी की पूरी शराब की बोतल खाली कर दी थी तुमने। ये तो भला हो राम सिंह का जो अपने कंधों पर तुम्हें उठाकर यहाँ पर पटक गया, वरना पड़े होते किसी अंधेरी गली में सुबह तक, और अगर लोगों की नजरों में आ जाते तो पता नहीं कितनी बेइज्जती करवाते। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर की पत्नी ने कहा, अरे जरा तो शर्म करो, 2 बच्चों के बाप हो तुम, परिवार की जिम्मेदारियां हैं तुम पर, और तो और इतने बड़े पुलिस वाले हो। अगर इस तरह वर्दी में नशे की हालत में धूत लोगों ने तुम्हें देख लिया तो क्या सोचेंगे लोग? पुलिस वालों के बारे में किस पर भरोसा करके चैन की नींद सोएंगे आम लोग? तभी मैं सोचूं आजकल मनाली में चोरी चकारी के किस्से इतने बढ़ते क्यों जा रहे हैं। अरे बढ़ेंगे ही, जब शहर के दरोगा ही पी पी के गली के किनारे पर पड़े होते हैं तो चोर तो बेखौफ घूमेंगे ही। वहाँ इंस्पेक्टर गिरीवाल की पत्नी के एक के बाद एक इंस्पेक्टर गिरीवाल को टन सुना रही थी। वहीं इंस्पेक्टर गिरीवाल ये जानना चाहते थे कि पिछली रात उनके साथ क्या हुआ था, और अगर राम सिंह उन्हें घर पर छोड़ गया था तो वो राम सिंह को कॉल लगाकर पूछना चाहते थे कि आखिर जब इंस्पेक्टर गिरीवाल बेहोश थे तो उनके साथ क्या हुआ था। इंस्पेक्टर गिरीवाल अपने बिस्तर पर अपना फोन ढूंढ रहे थे, तभी उनकी बीवी ने चार्जिंग से उनका फोन निकालकर उनके सामने पटकते हुए कहा, ये लो, पता नहीं सुबह सुबह उस लेडी इंस्पेक्टर के साथ बात किए बिना तुम्हारी चाय तुम्हारे गले से नहीं उतरती। इंस्पेक्टर गिरीवाल की समझ में नहीं आ रहा था कि खामोखां उनकी पत्नी उन पर इतना शक क्यों कर रही थी, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। मगर इंस्पेक्टर गिरीवाल इस वक्त अपनी पत्नी को कोई सफाई देने के मूड में नहीं थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने जैसे ही अपना फोन अपने हाथ में पकड़ा, तुरंत राम सिंह का नंबर डायल करते हुए इंस्पेक्टर गिरीवाल घर के आंगन में चले गए। कुछ देर रिंग बजने के बाद राम सिंह ने इंस्पेक्टर गिरीवाल का कॉल रिसीव किया। कॉल रिसीव करते ही राम सिंह ने इंस्पेक्टर गिरीवाल से कहा, गुड मॉर्निंग साहब, कैसी रही आपकी सुबह? मुझे पता है आपका सर बहुत भारी रहेगा। राम सिंह की बात तो सही थी, इंस्पेक्टर गिरीवाल का सर सचमुच बहुत चकरा रहा था। मगर इंस्पेक्टर गिरीवाल जानते थे कि उनका सर चकराने की वजह शराब नहीं बल्कि किसी के किए हुए जोर के हमले की थी।
इंस्पेक्टर गिरीवाल ने आंगन में आकर दबी हुई आवाज में राम सिंह से पूछा, अरे राम सिंह, कल रात को क्या हुआ था? इंस्पेक्टर गिरीवाल की बात सुनते ही राम सिंह जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर हंसने के बाद अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए राम सिंह ने कहा, अरे साहब, आपको कहां से याद होगा कि कल रात को आपके साथ क्या हुआ था? कल तो आपने हद ही कर दी थी। अगर साहब पीना ही था तो 2 घूंट मुझे भी पिला देते। मैं तभी सोचूं कि अचानक आपको उस बंगले में जाने की जरूरत क्या पड़ी। मगर कमाल का स्टेमिना है आपका साहब। एक साथ पूरी की पूरी बोतल घटक गए। राम सिंह की बात सुनते ही इंस्पेक्टर ने कहा, बकवास बंद करो राम सिंह, मैंने कोई शराब को हाथ भी नहीं लगाया। मुझे बताओ, कल रात को उस बंगले में हुआ क्या था? राम सिंह ने फिर से हंसते हुए इंस्पेक्टर की बात का जवाब देते हुए कहा, वाह साहब, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। खैर, आप बड़े अफसर हैं, आपके साथ मैं कैसे बहस कर सकता हूँ। आप अकेले बंगले के अंदर चले गए और मैं वही गेट पर खड़ा आपका इंतजार कर रहा था। फिर अचानक ही मैंने ऊपर से धड़ाम से किसी के गिरने की आवाज सुनी, इसलिए मैं दौड़कर ऊपर आया। कुछ देर तक तो मैं किसी को ढूंढ नहीं पाया। अब मैं ये सोचूं कि आप अगर बंगले के अंदर गए थे तो बंगले के अंदर से गायब कहाँ हुए? पूरा बंगला छान मारा मगर आप कहीं नजर नहीं आ रहे थे मुझे। इतना कहने के बाद राम सिंह ने आगे कहा, फिर एक बार के लिए मुझे लगा कि जरूर हो न हो उस भूतिया बंगले में कोई भूत प्रेत आपको निकल गया है। मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए ये सोच सोचकर कि आपके साथ आखिर हुआ क्या था। मैं जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगा और उस बंगले की छत पर एक कोने में दुबक कर बैठा रहा। फिर अचानक ही मुझे कांच की बोतल गिरने की आवाज आई। मैं डर गया। मैं जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा, मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि इस तरह पूरी रात वहाँ पर मैं अकेले नहीं गुजार सकता था। इसलिए भगवान का नाम लेते हुए मैं छत से नीचे उतरकर सीढ़ियों से बाहर जाने की कोशिश करने लगा। ठीक उसी वक्त मुझे सुखबीर का कॉल आया। उसने बताया कि जीप हमें लेने वापस पहुंच चुकी है। मैंने सुखबीर से कहा, आपको भूतों ने निगल लिया है। सुखबीर भी ये बात सुनकर डर गया था। सुखबीर अपने साथ 2-3 और हवलदार के साथ जीप लेकर उस बंगले के गेट के पास आया और फिर हमारे 2-3 साथी बंगले के अंदर हाथ में टॉर्च लेकर पहुंच गए। जब हमारे 3-4 साथी मेरे साथ आए तो थोड़ी सी हिम्मत मुझ में भी आ गई। मैंने सोचा कि एक बार फिर से बंगले में देख लेते हैं, कहीं आप मिल भी जाओ। और ठीक वही हुआ। एक कमरे में एक बिस्तर पर आप बिल्कुल आराम से पड़े थे और आपके बगल में शराब की बोतल खाली पड़ी नजर आ रही थी। सामने टीवी पर रंगीन प्रोग्राम्स चल रहा था, जिसे देखकर हम समझ गए कि आप जानबूझकर उस लड़की को हमारे साथियों के साथ अस्पताल भेजकर यहाँ पर अलग ही प्रोग्राम बनाने के मूड से आए थे। इंस्पेक्टर गिरीवाल ये सारी बातें सुनकर हैरान रह गए। इंस्पेक्टर गिरीवाल जानते थे कि ये सब कुछ सच नहीं था, मगर ये वक्त राम सिंह को समझाने का भी नहीं था। इंस्पेक्टर राम सिंह से कहा, 1 मिनट, वहाँ पर तुम्हें और कोई नजर नहीं आया? मेरा मतलब है मेरे अलावा कोई और वहाँ पर था? इंस्पेक्टर गिरीवाल की ये बात सुनकर राम सिंह ने जवाब देते हुए कहा, अरे साहब, इस भूतिया बंगले में सालों से कोई नहीं दिखा, वो कल क्या दिख जाता? साहब एक बात कहूँ, जरा कंट्रोल में पिया कीजिए। पूरी की पूरी बोतल खाली कर चुके थे आप, और आप जानते नहीं हैं आपके पूरे कपड़ों से शराब की बू आ रही थी। बड़ी मुश्किल से आपको पकड़कर हम आपके घर लाए और आपको भाभी जी के हवाले किया। इतना कहने के बाद राम सिंह ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, भाभी जी ने आपके कपड़ों से आती हुई बू सूंघकर हम लोगों की तरफ इतने गुस्से से देखा कि हम क्या बताएं। सुबह आंख खुलने के बाद भाभी जी तो बरस पड़ी होंगी आप पर। राम सिंह की बात सुनते ही इंस्पेक्टर गिरीवाल ने कहा, अरे चुप करो, तुम्हारी बकवास और फोन रखो। फोन काटने के बाद इंस्पेक्टर गिरीवाल गहरी सोच में डूब गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो गया था, मगर इंस्पेक्टर अब तक इतना तो जान चुका था कि जरूर उस बंगले में कोई ऐसा शख्स छुपा था जिसके बाहर आने से कई राजों से पर्दा उठ सकता था। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में सुबह के 9 बजने वाले थे। तभी अनिका अब अपने बेडरूम से बाहर निकलकर रोज की तरह बच्चों के लिए नाश्ते की तैयारियां करने लगी। अनिका जैसे ही बाहर आई वो चौंक गई। सामने होटल के सारे स्टाफ नाश्ते के टेबल पर बच्चों का मनपसंद नाश्ता सजाकर चले गए थे। ये देख अनिका को थोड़ा अजीब लगा, पर तभी अचानक से अनिका को याद आया कि अभी वो बच्चों के लिए नाश्ता नहीं बना रही थी। अनिका ने नाश्ते की तरफ देखा और कुछ सोचकर मुस्कुराने लगी।
अनिका की मुस्कान सुबह सुबह बेहद ही प्यारी लग रही थी। अनिका को ये सोचकर खुशी हो रही थी कि जब वो वापस अपने घर जाएगी तब हर दिन की तरह अनिका अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाएगी और उन्हें स्कूल छोड़कर आएगी। अनिका को इस वक्त वो सारे पल याद आ रहे थे जब अनिका को उसकी सास ने हर दिन का रूटीन बता दिया था। वो सुबह सुबह उठ जाती थी और सबसे पहले बच्चों के लिए नाश्ता बनाती थी और फिर तीनों बच्चों को उनके स्कूल छोड़कर आती थी। अनिका को ये काम करना बहुत अच्छा लगता था। अनिका जब से मनाली आई थी वो अपने रूटीन को बहुत मिस कर रही थी। अनिका को इस वक्त वो सारे पल याद आ रहे थे, वो सब सोच ही रही थी। इसी बीच अनिका ने यहाँ वहाँ देखा, उसे थोड़ा अजीब लगा। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि रोज जल्दी सुबह उठ जाने वाले बच्चे आज इतनी देर तक क्यों सोए हुए थे। तभी अनिका ने गौर किया कि रोहित अभी तक जागा नहीं था। अब अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। तभी अचानक से अनिका को याद आया कि कहीं बच्चों की तबीयत को कुछ हुआ तो नहीं है। उसे बच्चों की फिक्र होने लगी। अनिका ने जब बच्चों के कमरे का दरवाजा खोलकर देखा तो तीनों बच्चे गहरी नींद में सोए हुए थे। अनिका बच्चों को डिस्टर्ब किए बिना ही बच्चों के बेडरूम का दरवाजा वापस बंद करके डाइनिंग टेबल की ओर चली गई। अनिका ने एक पल के लिए बहुत कुछ सोच लिया था। तभी अनिका रोहित के बेडरूम में गई, ये देखने के लिए कि कहीं रोहित की तबीयत तो नहीं खराब है। अनिका ने पास जाकर रोहित को देखा। रोहित चैन से सो रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि रोहित पिछली रात को बहुत ज्यादा परेशान हुआ था और अब वो चैन की नींद ले रहा है। रोहित को देख रही अनिका के मन में रोहित के लिए अलग अलग ख्याल आने लगे। पहले जहां अनिका रोहित को चैन से सोता हुआ देखकर मुस्कुरा उठी थी, वहीं अब अचानक से उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसके मन में वही बातें दोबारा से आने लगी जो कुछ भी रोहित के खिलाफ अनिका को कही गई थी। ये सब सोचते हुए अनिका वापस अपने कमरे से बाहर आ गई। उसे इस वक्त कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी उसे कॉफी का ख्याल आया। अपनी कॉफी बनाकर अनिका गहरी सोच में डूब गई और सोचने लगी कि आखिर आज उसके परिवार वाले को हुआ क्या था और सारे के सारे लोग एक साथ इतने देर तक क्यों सोए हुए थे। ये बात अनिका की समझ के बाहर थी। अनिका नहीं जानती थी कि जब वो रात को गहरी नींद में सोई थी तब उसके परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ था मानो अनिका की पूरी दुनिया ही हिलते हिलते रह गई थी। अपने कॉफी मग को अपने हाथ में पकड़कर अनिका ये सोचने लगी कि किस तरह से अनिका करण गुलेरिया के भेजे हुए वकील की मदद से कुसुम का केस लड़ सकती थी। इस वक्त अनिका की आंखों के सामने कुसुम का वो चेहरा आ गया जब कुसुम को दर्द में अनिका ने देखा था। अनिका को कुसुम का चेहरा याद आते ही उसकी आंखें नम होने लगी। वो मन ही मन कहने लगी कि वो कैसे भी करके कुसुम को इंसाफ दिला कर रहेगी। अनिका किसी भी हालत में इंस्पेक्टर गिरीवाल और इस वारदात के पीछे छिपे मास्टरमाइंड को बेनकाब करना चाहती थी, चाहे वो मास्टरमाइंड रोहित खुद ही क्यों न हो। जब अनिका के दिमाग में ये ख्याल आया तो अनिका ने तुरंत अपने फोन से करण गुलेरिया को कॉल लगा दिया। करण गुलेरिया को कॉल लगाते हुए अनिका के हाथ कांप रहे थे, पर इस वक्त अनिका कुसुम को इंसाफ दिलाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गई थी। कुछ देर तक रिंग बजने के बाद जब करण गुलेरिया ने कॉल रिसीव किया तो अनिका ने करण गुलेरिया से पूछा, पापा, वो आपने जिस एडवोकेट के बारे में कहा था। अनिका की बात सुनते ही तुरंत जवाब देते हुए करण गुलेरिया ने कहा, बेटा, वो मनाली आने के लिए निकल चुका है। मैंने उसे बता दिया है कि वो वहाँ पहुँचकर तुम्हें कांटेक्ट करे और बिल्कुल फिक्र मत करना बेटा, वो कौन है, कहाँ से आया है, ये सिर्फ तुम जान पाओगी। इतना कहने के बाद करण गुलेरिया ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, वो इतना सातिर और काबिल एडवोकेट है कि उसके वहाँ होने की भनक तो किसी को भी नहीं लगने देगा, और खासकर तुमने उसे कहाँ और क्यों बुलाया है ये बात तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जान पाएगा। अनिका भी अच्छी तरह से समझती थी कि करण गुलेरिया का इशारा रोहित की ओर था। अनिका ये भी जानती थी कि एक बाप अपने बेटे को आश्वस्त कर रहा था कि जो राज एक बेटी ने अपने बाप के साथ शेयर किया था वो किसी भी हालत में किसी को नहीं पता चलेगी, यहाँ तक कि अनिका के पति को भी नहीं। करण गुलेरिया के मुंह से ये बात सुनने के बाद अनिका ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अनिका अब तक इतना तो समझ चुकी थी कि जो 2 वाइन की बोतल होटल पैराडाइज इंटरनेशनल से गायब हुई थी वो कहाँ गई थी और कौन ले गया था। ये बात अब जानना उसके लिए बेहद मुश्किल था, मगर इस वक्त अनिका के सामने ऐसे 2 इंसान थे जो उसी तरह की शराब पीते थे और उसी तरह के सिगार भी पिया करते थे
जिनमें से एक खुद अनिका का पति रोहित मारवा था और दूसरा था सागर सन्याल। पर इतना सब कुछ जानने के बाद भी अनिका ये जंग लड़ने के लिए तैयार थी। वो जानती थी कि अगर कुसुम के केस में रोहित अपराधी निकला तो वो पीछे नहीं हटेगी, बल्कि किसी भी तरह से कुसुम को इंसाफ दिलाएगी। अनिका जहां मन ही मन ये सब सोच रही थी, वहां बच्चों के बेडरूम के अंदर जैसे ही अनिका बेडरूम का दरवाजा लॉक करके बाहर आई थी, तभी एलेक्जेंडर और आर्यन ने अपनी आंखें लगभग एक साथ खोली। एलेक्जेंडर और आर्यन रात भर सोए नहीं थे, मगर जैसे ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अनिका जाग गई थी और बच्चों के बेडरूम में बच्चों को देखने आ रही थी, तब उन्होंने तुरंत अपनी ब्लैंकेट ओढ़कर सोने का नाटक किया। अनिका के जाने के बाद दोनों भाइयों ने फिर से एक दूसरे को देखा। दोनों भाई पूरी रात बस इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी बहन की आंखें खुलेगी और उन्हें टेबलेट की सच्चाई के बारे में पता चलेगा। कुछ देर तक रिया के बिस्तर के अगल बगल में बैठे हुए एलेक्जेंडर और आर्यन सिर्फ इस बात का इंतजार करने लगे कि कब उनकी बहन जागेगी। कुछ देर तक वहीं बैठने के बाद अचानक उन्होंने देखा कि रिया के शरीर में कुछ हरकत दिखाई देने लगी थी। पूरी रात रिया ने बिना करवट बदले बस एक ही पोजीशन में गुजारी थी, मगर अब धीरे धीरे रिया की आंखें छटपटाने लगी थी और रिया अपने हाथ पैर भी मरोड़ने लगी थी। दोनों भाइयों के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वो जानते थे कि कुछ ही देर में उन्हें पता चल जाएगा कि टेबलेट की सच्चाई क्या थी, और अगर बूढ़े बाबा की बात सच निकली तो हो सकता है कि बहुत जल्द उस बूढ़े आदमी के जरिए वो अपनी माँ के अतीत को अपनी माँ के वर्तमान के साथ जोड़ सकेंगे। कुछ ही देर में रिया बिस्तर पर अंगड़ाई लेने लगी। दोनों भाई जान चुके थे कि कुछ ही देर में रिया अपनी आंखें खोलने वाली थी और उन्हें पता चलने वाला था कि बूढ़े बाबा के टेबलेट का रिया पर क्या असर हुआ था। अंगड़ाई लेने के बाद रिया कुछ देर तक बिस्तर पर करवट बदलने लगी और फिर एक ही झटके से रिया ने अपनी आंखें खोली। आंखें खुलते ही रिया ने देखा कि उसके दोनों भाई घूर घूर कर उसे देख रहे थे। अचानक ही रिया झटके से अपने बिस्तर से खड़े होते हुए एलेक्जेंडर और आर्यन से कहने लगी, क्या कर रहे हो तुम लोग और इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो? एलेक्जेंडर और आर्यन के समझ में नहीं आ रहा था कि वो रिया की इस बात का क्या जवाब दें। एलेक्जेंडर ने बड़ी ही धीमी आवाज में रिया से पूछा, तुम ठीक तो हो न रिया? ये सवाल सुनकर रिया चौंक गई। रिया ने एलेक्जेंडर के इस बात पर अपना मुंह चिढ़ाते हुए अपने पांव ब्लैंकेट से निकालकर बिस्तर से नीचे रखे और अपने चप्पल पहने और फिर सीधे बाथरूम के अंदर चली गई। दोनों भाई बाथरूम के बाहर खड़े होकर अपनी बहन के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद रिया बाथरूम से बाहर आई, तब उनके मुंह में ब्रश था। रिया ब्रश करते हुए सीधे बालकनी में चली गई। दोनों भाई अपनी बहन का पीछा करते हुए बालकनी में गए। सुबह की ठंड के कारण रिया ने अपना एक हाथ फोल्ड कर रखा था और दूसरे हाथ से वो ब्रश कर रही थी। एलेक्जेंडर ने फिर से धीमी आवाज में रिया से पूछा, तुम ठीक तो हो न रिया? ये सुनते ही रिया घूर घूर कर एलेक्जेंडर और आर्यन को देखने लगी। रिया समझ गई थी कि आज उसके दोनों भाई कुछ अजीब बर्ताव कर रहे थे। रिया ने तभी अपने मुंह से ब्रश निकालकर एलेक्जेंडर से कुछ कहने की कोशिश की, मगर एलेक्जेंडर और आर्यन दोनों के समझ में नहीं आ रहा था कि रिया आखिर क्या कहना चाहती थी। रिया को जब इस बात का एहसास हुआ कि मुंह में झाग होने की वजह से उसके भाइयों को उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी, तब रिया वापस बाथरूम के अंदर चली गई। दोनों भाई इंतजार कर रहे थे कि आखिर रिया क्या कहने वाली थी। अपना मुंह साफ करने के बाद जब रिया बाहर आई तो एलेक्जेंडर और आर्यन दोनों की ओर देखकर कहने लगी, तुम दोनों प्लीज मुझसे बात मत करना। ये कहने के बाद रिया फिर से बेडरूम से बालकनी की ओर चली गई। दोनों भाई काफी हैरान थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रिया पर टेबलेट ने असर किया था या नहीं। दोनों भाई फिर से अपनी बहन का पीछा करते हुए बालकनी में गए। एलेक्जेंडर ने फिर से रिया से पूछा, रिया क्या तुम्हें याद है कल रात को क्या हुआ था? एलेक्जेंडर की ये बात सुनकर रिया काफी हैरान हो गई। रिया ने एलेक्जेंडर और आर्यन दोनों की ओर मुड़कर देखा और कहा, ऑफ कोर्स मुझे सब कुछ याद है। तुम दोनों कहना क्या चाहते हो? पागल तो नहीं हो गए हो तुम दोनों? अच्छा अब समझ में आया, तुम दोनों तो मुझे ही पागल समझते हो ना? रिया की ये बातें एलेक्जेंडर और आर्यन दोनों के समझ में नहीं आ रही थी। रिया बालकनी से निकलकर सीधे बेडरूम से बाहर जाने लगी। तभी आर्यन और एलेक्जेंडर दोनों दौड़कर रिया के पास आए और इससे पहले कि रिया बेडरूम का दरवाजा खोलकर लिविंग रूम में जाए, दोनों ने दरवाजा तुरंत पकड़ते हुए रिया से कहा, 1 मिनट रुक जाओ रिया,
आर्यन ने तभी रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, रिया, कल रात को जो कुछ भी हुआ था क्या वो सब तुम्हें याद है या तुम भूल गई हो? रिया ने आर्यन की ओर देखकर अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, मैं कभी नहीं भूल सकती कल रात क्या हुआ था। जैसे ही रिया ने ये बात कही, आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों चौंक गए। अलेक्जेंडर ने धीमी आवाज में रिया से पूछा, मतलब तुम्हें सब कुछ याद है? रिया ने भी उसी तरह से जवाब देते हुए कहा, हाँ ऑफ कोर्स मुझे सब कुछ याद है, क्यों भूल जाऊंगी मैं सब कुछ। आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों रिया की बात सुनकर मायूस होकर एक दूसरे को देखने लगे। उनकी जो एक आखिरी उम्मीद थी अपनी माँ की याददाश्त वापस लाने की, वो भी अब मिट चुकी थी। दोनों हताश होकर बिस्तर पर जाकर बैठ गए। जब रिया ने अपने दोनों भाइयों के रिएक्शन देखे तब उनके पास जाते हुए रिया ने कहा, मैं कभी नहीं भूल सकती कि तुम दोनों मेरे भाई होने के बावजूद मुझे पागल समझते हो। अलेक्जेंडर और आर्यन बस अपना मुंह लटका कर बैठे रहे। रिया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो मैं सच कह रही हूँ, मेरे बात का यकीन करो, मैं पागल नहीं हूँ। मैंने सचमुच उस पुराने गुलेरिया हाउस की छत पर मम्मा को देखा था। रिया ने जैसे ही ये बात कही, अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। दोनों फटी हुई आंखों से अपनी बहन को देखने लगे। रिया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अलेक्जेंडर और आर्यन की ओर देखकर कहा, देखो तुम दोनों को मेरा यकीन करना होगा, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। मुझे यकीन है कि नानी माँ टाइम ट्रेवल करके यहाँ हमें कोई मैसेज देने आई हैं। रिया ने जब ये बात कही तब आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों के होश उड़ गए।